नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। राजनीति एक ऐसा शब्द जिसमें बहुत कुछ समाहित है, लेकिन राजनीति में जो शब्दकोश है उनका चयन कैसे किया जाए, किस समय किया जाए और उस शब्दकोश के मायने क्या हो, हम इस पे चर्चा करेंगे। साथ में हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस वापसी के लिए पूरी तैयारी में है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच रहे हैं उनके आला कमान। साथ में सबको एक करने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन उन सब के साथ जो शब्द हमने अभी आपको शुरू में कहा, शब्दावली, कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग करके उस मेहनत को कहां पहुंचा देते हैं। विषय दो है, शब्दावली सही नहीं है या शब्दावली का जो मायने है उसे भाजपा अच्छी तरह से खेलना जानती है। क्योंकि कोई भी विषय हो तो विषय का ज्ञान जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा शब्दों के चयन मायने रखते हैं। आपके पास बहुत अच्छा विषय का ज्ञान है, लेकिन अगर आपके पास शब्दों का चयन नहीं है तो आज आपकी काबिलियत किसी काम की नहीं है। और कांग्रेस आज इसी से द्वंद्व कर रही है, अपने उन लोगों की काबिलियत से द्वंद्व कर रही है जो कहने को तो बड़े काबिल हैं लेकिन शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे हैं। विषय तो बड़ी मजबूती से रखते हैं, आप देखते होंगे जो विषय आज वो रख रहे हैं हकीकत में वो विषय टचिंग है, लेकिन जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं उस विषय को वह शब्द खत्म कर देते हैं। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के मनोज फुलारा जी, बहुत बहुत स्वागत है मनोज। थैंक यू सर। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के सतवीर जी हैं, सतवीर सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। और इन सबके साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा के राजनीतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रविशरण जी। रविशरण जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रविशरण जी आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि आपको मैं चाहूंगा निष्पक्ष ढंग से पहले प्रश्न का जवाब इसलिए चाहिए क्योंकि हमें भी समझना है। कांग्रेस पार्टी किसी विषय को उठाती है, शब्दों को मार्केट में लाती है, उस शब्द के मायने क्या होते हैं ये सबको समझ में आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस अर्थ को अनर्थ जिस तरह से पेश करती है, क्या सही में कांग्रेस अनर्थ बोल रही है या भारतीय जनता पार्टी उसको अनर्थ बना रही है? रविशरण जी। देखिए, राजनीति में भाषाई मर्यादा तो हम लोग बहुत पहले हो चुके हैं और ये सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ। कांग्रेस इधर काफी मेहनत कर रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो अभी भारतीय जनता से सीधे जुड़े हुए हैं उस पर बात भी कर रही है, परंतु कहीं ना कहीं वो अपनी भाषा को उस तरह से, भले ही वो व्यंग्यात्मक क्यों ना हो, एक लिमिट के बाहर जैसे ही ले जाते हैं वो दूसरों को खेलने का मौका दे पा रहे हैं। ऐसा अभी भी देखा गया। मैं भाषाई मर्यादा के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र का आदर करने वाला प्रथम नागरिक किसी महिला को संसद में ही हंसने पे रामायण के राक्षसी कैरेक्टर से समानता कर दे, तो उसमें रविशरण जी अभी हम वहां पे गए ही नहीं है। अभी मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के युवराज मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेसी आदमी सामने स्क्रीन पे आकर के कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जिन शब्दों के मायने हो सकता है वह ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस मायने को ही बदल देती है। मैं पहले उस पे लूंगा, जो आप कह रहे हैं उसको भी मैं लूंगा, लेकिन इसको मैं जानना चाहता हूँ भाजपा क्या। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जो व्यंग्यात्मक चीज तरह से जो चीजें बोली गई उसमें तथ्यात्मक रूप से सत्यता थी, पर ये भाजपा की अपनी क्वालिटी है, ये उनकी अपनी चतुरता है कि वो इसको किसी दूसरी तरफ मोड़ पाने में सक्षम रहे। ये बिल्कुल सही बात है, उसमें वो सक्षम है। यही मैं जानना चाह रहा था और आपने उसको हमारे उस मतलब व्यक्तित्व या हमारे जिस विषय को आपने बल दिया है। सतवीर सिंह, ये स्मार्टनेस जो भारतीय जनता पार्टी में आज आई है, शब्दों के साथ नहीं खेल रहे हैं आप खेल रहे हैं पूरी रणनीति के साथ। उनकी रणनीति पे उनके शब्दों को, उनके शब्द भी सही है, उनका विषय भी सही है, लेकिन उन शब्दों का जो अर्थ का अनर्थ आपकी टीम बना रही है
क्या ये लगा जाए कि लगता है कि 24 को की खेलने की तैयारी, 24 का जो मैच है उसे खेलने की तैयारी के तहत इस चीज को किया जा रहा है? सत्यवीर जी। संजय जी आपको प्रणाम और आपके प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं संजय जी कह रहा हूँ, जब सार्वजनिक लाइफ में होते हैं, पब्लिक लाइफ में होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी भाषा क्या है। उस भाषा के आधार पर हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। और मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक की अपनी एक सीमा भी होती है, किस आधार पर हमें आगे बढ़ना है। दूसरा, मैं पहले इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि महिला की उन्होंने संसद की बात करी, तो मैं इनको स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से महिला उत्थान के लिए हमने काम किया, उसका सबसे पहले उदाहरण भी देना चाहूंगा कि 2017 में कांग्रेस ने उनके साथ यूपी में सरकार बनाने की कोशिश की, बड़ा महागठबंधन बनाने की कोशिश की। जिस प्रकार से आपने देखा होगा लखनऊ का कांड हुआ था मायावती जी के साथ, कौन सा दल उनके साथ खड़ा हुआ था, कौन नहीं खड़ा था। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं इस पर इतना स्पष्ट तौर से कह रहा हूं कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। पॉइंट टू पॉइंट में कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा पीछे भी नहीं जाता हूं। संजय जी, अभी गुजरात का चुनाव हुआ है, 2 नेताओं के नाम लेना चाहूंगा। एक मधुसूदन मिस्त्री, उन्होंने क्या कहा था कि जो औकात दिखा देंगे, वो रिजल्ट से स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से मर्यादाओं को लांगा। दूसरा, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने क्या कहा था कि रावण के 10 सिर है। मतलब कि किस प्रकार से भाषाओं को लांगा जाता। हमने कभी भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। ना हमने वो कहा पाकिस्तान में जाके कि मोदी जी को हटाओ तो उसके बाद हम आएंगे। ना हमने कभी ये कहा कि जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने गुजरात में किसी नगर पे जाके कहा हुआ कि जहर की खेती, खून की दलाली, इस तरह के प्रयोग हमने कभी भी शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आप देखते होंगे कि आदमी कभी कभी किसी भी विषय पे व्यंग्यात्मक रूप से कुछ कहता है, लेकिन उस व्यंग्यात्मक रूप को जब कहा जाता है, व्याकरण में उसकी परिभाषाएं हैं, आप उसको तथ्यात्मक रूप से उस व्यंग्यात्मक रूप को आप तथ्यों के साथ खेलते हैं। मैं लौटूंगा 2014 की आपको बात कर दूं, मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि 4 बेलने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अब आप बताइए कि उस शब्द के ऊपर कितनी आपत्ति अभी मैं आपसे बताऊं। दूसरा, देखिए आप आपने अभी कहा ना, आपने बंगाल में चुनाव में कहा था माननीय प्रधानमंत्री दीदी और दीदी याद है आपको? सुन लीजिए। अरे तो दीदी हुई ना। अरे कोई शब्द गलत है क्या? अच्छा, हमारी भाषा में दीदी को दीदी तो बोलेगा। ओ दीदी ठीक है। तो अब बंगाल में, अच्छा ये बताओ, जैसे हमारे पहाड़ में बोलते हैं, जैसे बुजुर्गों किस प्रकार से संबोधित करते हैं, हो सकता है कि यहाँ की भाषा में किस प्रकार से कहे, लेंगे उस भाषा को। बंगाल की भाषा में कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड? दूसरा मैं आपको कह रहा हूं, कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड? सुन तो लीजिए। 20 चीज बताया जा सकता है। वो सब अगर आप उनकी शो में जाओगे तो फिर आपने करोड़ों की जो गर्लफ्रेंड की बात करी, तो उस व्यक्ति के लिए कहा जिसने कहा था कि क्या टेंशन वाला है, क्या उस व्यक्ति का मैं नाम लूंगा, क्या उस व्यक्ति का नाम लोगे? आप बताओ ना, आप बताइए ना। फिर आगे उस पे जाओगे तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। उसमें अभी केवल इसी पे जा रहा हूं मैं। आपकी देखिए, मैं आज केवल भारतीय जनता पार्टी के उस काबिलियत पे और उस टीम की सराहना करता हूं जो शब्दों के साथ हकीकत में खेल रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। मनोज जी, आप यंग हो, युवा हो, इस प्रदेश के भविष्य हो। कांग्रेस पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, जी जान से लगी पड़ी है। 24 उसके सामने है। आपके युवराज चाहते हैं कि 24 में कुछ हो जाए, लेकिन मोदी को सीट पे वापस नहीं आने देना है। इन सब के साथ एक बड़ा 2 लाइन की चीजें आपको समझ में आ जाएगा। मैं जवाब चाहूंगा। आपकी टीम में, कांग्रेस की टीम में समझदार लोग हैं, आपकी टीम में अनुभवी लोग हैं, और उस अनुभवी लोगों के साथ विषय की बहुत अच्छी पकड़ भी है। क्या उस शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे हैं? देखिए सर, मैं इसको इस तरीके से बोलना चाहूंगा कि जब ये बोले थे जिनके खुद के शीशे में हो, दूसरों में पत्थर नहीं फेंका करते, तो मुझे लगता है कि जब ये इन चीजों को कह रहे थे, जब ये कहते हैं तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, जब ये कहते हैं तो वो मजाक हो जाता है, हम कहते हैं तो वो मुद्दा बहुत बड़ा बन जाता है। देखिए सर, भारत कांग्रेस हमेशा से एक ऐसी पार्टी रही है जिसने सत्याग्रह नॉन वायलेंस के पैटर्न को लेके आजादी पाई थी। सर, हम एक ऐसी कंट्री बने थे उस समय, चाहे आप पता कर लीजिए, पूरी कंट्री में हम एक ऐसा देश थे जो सिर्फ नॉन वायलेंस के बेसिस पे आजाद हुआ था। और ये बात करते हैं कि ये बात करते हैं मुद्दों के क्या नाम है, शब्दों के चयन की। मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगा सर। देखिए, एक कांग्रेस थी जो इंडियन नेशनलिज्म को फॉलो करती थी, ये बीजेपी है जो सूडो नेशनलिज्म को फॉलो करने लग गई है, जिसका एक ही मोटिव है, भैया हंगर फॉर पावर। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी, देखिए सर, आजकल के टाइम में जो हमारी फाउंडेशन वैल्यू कहीं खोसी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो सीड ऑफ डिवीजन हमें देखने को मिल रहा है, एंगर देखने को मिल रहा है, हेटर्स देखने को मिल रहा है। दैट्स द ओनली रीजन। फाउंडेशन की जो वैल्यू की बात आप कर रहे हैं, किसकी खो गई है?
देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप कांग्रेस की सर देखिए, मैं सर आता हूँ इस चीज में। देखिए जिस तरह के हालात आज हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट है वो कहीं खो से गए, जिस तरीके से उसे निशाना बना रहे हैं सर। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो जिन लोगों ने जो सपने देखे थे, जो सुनहरे सपने देखे थे भारत को आगे ले जाने के, जिस तरीके का दौर आज आपको देखने को मिल रहा है, जिस तरीके की निशाना, चाहे अगर मैं कार्यशैली की बात करूं, एग्जीक्यूटिव की बात करूं, जुडिशरी की बात करूं, मीडिया की बात करूं, मीडिया की आजादी की बात करूं, आप सबको पता है कि देश में किस तरीके से उसकी चर्चा है और किस तरीके से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। देखिए सर, मनोज जी, लगता है आप इंदिरा गांधी का शासन भूल गए क्या? देखिए सर, मैं आपको एक रिसेंट न्यूज बताता हूँ। ये वो इंसान है जिन्होंने हक की लड़ाई लड़ने वाले बेरोजगारों के लिए तो सेक्शन 144 लगा दिया, लेकिन जब ये रैली निकालते हैं, कौन से रैली, नकल कानून याद है, वो नकल कानून जो एक जो युवा ही चाहते थे कि स्टार्ट करो, और उसे निकालने के बाद उसी युवा पे केस कर देते हैं, एफआईआर कर देते हैं, और तब इनके लिए 144 सेक्शन लागू नहीं होता। ये वो इंसान है जिन पे लोग भरोसा करना छोड़ते हैं, इसलिए जब अल्मोड़ा में इनकी रैली निकलती है या फिर कार्यक्रम होता है, तो ये बच्चों को बुला के ले जाते हैं और वहां पे सूडो नेशनलिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। विधानसभा का सत्र, मैं आप ही का पक्ष रखूंगा, आप ही के प्रवक्ता रूप में मैं काम करता हूँ। चलिए मनोज जी, वो दिन आप भूल गए जब निशंक जी को मार करके इसी प्रदर्शन करने जा रहे थे, हॉस्पिटल में किया गया, जोशी जी थे, सब लोग थे। आप उस दिन को भूल गए। आज आप ऐसे मुद्दे को पकड़ रहे हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था, मुख्यमंत्री या सरकार कहां से इन्वॉल्व थी, उस समय का सिचुएशन आप भी वीडियो में देखते हैं। उस समय का सिचुएशन जो हुआ, जो निर्णय लिया गया, उसकी जांच होगी, हम तह तक भी जाएंगे और हमारी समझ से निर्णय भी होगा। मैं आपके पास लौटूंगा। रवि सर जी, आज जब मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। रवि सर जी, मैंने जो एक बात कही, आपने उसमें कहा कि सदन में जिसकी बात आप चर्चा कर रहे थे कि इस तरह की बात की गई, वह एक पक्षी नहीं है सर। आपने भी देखा होगा कांग्रेस के बड़े धुरंधर लोग किस तरह की भाषा का उपयोग करते रहे हैं। रवि शरण जी, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। मैंने यही कहा कि जो भाषाई सुचिता है वो राजनीति में कहीं छुप गई है। अब इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि इधर का तो आपने प्रीफेस में ही कोट कर दिया था। मैं ये कहीं नहीं रहा कि भाषाई सुचिता खत्म हो गई है, इसका मतलब हर आदमी वही कर रहा है। मेरा कहना सिर्फ इतना था। मैंने एक एग्जाम्पल इसलिए दिया कि निश्चित सी बात है, प्रधानमंत्री किसी भी उसका हो, पार्टी का हो, वो हमारे देश का है, और जब वो किसी महिला पे कोई आक्षेप करते हैं तो वो बुरा लगता है, वो पार्टी लाइन के बियॉन्ड है। एक बात, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस धुली हुई है दूध की, इन्होंने भी बहुत कुछ किया है। अब आते इस बात पे कि बहुत प्रयास कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। देखिए, एक समय होता है, 90 का युग हम लोगों ने देखा है। अगर हम अपने साथ काम करने वाले को बोल देते थे कि इंदिरा जी बढ़िया नहीं कर रही हैं, मैंने देखा है मेरे ड्राइवर अगले दिन नौकरी पे नहीं आया, मतलब मेरे पिताजी का ड्राइवर अगले आया ही, मैं नहीं आऊंगा उनके यहाँ, वो इंदिरा जी को बोलते। ऐसा ही कुछ समय सौभाग्य से आज के लिए भाजपा का चल रहा है। ये न सोचे इसमें कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब सही है। आपका समय कुछ समय के लिए बिल्कुल ठीक बात है, 90 का दशक उन्होंने भी देखा था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। आज वही हम भी देख रहे हैं, क्योंकि जो कार्य किए जा रहे हैं वो कई तरह से, आप देख लीजिए वित्तीय परिस्थितियां क्या बता रही हैं, आज रोजगार की स्थिति क्या है, जो सार्वभौमिक रूप से कार्य किए जाने थे उन कार्यों को भाजपा अपने स्तर पे कर रही होगी, मेरा उसमें कोई आक्षेप नहीं है, पर जिस तरह से वो उसको प्रचारित और प्रसारित कर रही है, उसके आधार पर जब हम मूल्यांकन करते हैं तो धरातल पे चीजें लगभग शून्य नजर आती हैं। एक छोटा एग्जांपल बस, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। चिकित्सा सेवा की बात होती है, महिला प्रसूति का कुपोषण दर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं पहाड़ों पे, वो आप स्वयं देख लीजिए। तो जब आप इन चीजों को कोट करते हैं तो जनता उसको देखती है। अब आप अगर ये बोले कि मैं खत्म कर रहा हूं, अब आप ये बोले कि साहब जनता ने तो वोट दिया है, तो भाई साहब तो 84 के बाद भी कांग्रेस जीती थी, ऐसा थोड़ा कि कांग्रेस 84 के बाद। जवाब दो आप। मैं आ रहा हूं सतीश भाई, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। रवि जी, आप तो यूपी उत्तराखंड दोनों को बड़े नजदीक से, पूरे देश को देखते हो और आप शिक्षाविद भी हो। आप बड़ी बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी की बात, शिक्षा की बात। आप एक चीज ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी जिस समय प्रधानमंत्री बने
क्योंकि मुद्दा थोड़ा सा भटक गया है। आपने शिक्षा स्वास्थ्य की बात की, इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ रहा है। जिस समय 14 में ये प्रधानमंत्री बने, उसके पहले जब हार्ट की प्रॉब्लम होती थी, स्टंट कितने का था? 2.5 लाख रुपए का। मोदी जी ने ही बुलाया और वो आज स्टंट कितने का है? 35,000 का है। तो परिणाम आने में समय लगेगा ना साहब। अगर समय, आप ये सोचते हैं कि 70 साल का जो कार्य किया गया है, देखिए भारतीय जनता पार्टी भले कहे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप ये तो कह सकते हैं कि 14 साल में हुआ जिसकी उम्मीद हम आप करते थे, लेकिन परिणाम की उम्मीद हम क्यों तुरंत कर लेते हैं सर? रवि जी, मैं कहूँगा ये जो स्टंट वाली बात आप कर रहे हैं और ये जो औषधि केंद्र आए हैं जिसमें दवाएं कम हुई, ये परियोजनाएं पुरानी थी, सरकारी थी। हाँ, इसको लागू किस समय में किया गया, इसका बड़ा महत्व है और इसका क्रेडिट निश्चित रूप से भाजपा ले ले, क्योंकि कांग्रेस कोई, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस के लिए बोलूं। हाँ, बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो परिलक्षित नहीं हो रही। मैं आपको जानकारी दे दूं, गूगल चेक करिएगा, स्टंट 30-35 का ही होता था, इस पे टैक्स नहीं देते थे। जब मोदी जी आए हैं तो उन्होंने डॉक्टरों के साथ मीटिंग करके ये बात कही, तो डॉक्टरों ने कहा ठीक है हमारे सुधार किया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं सुधार करोगे तो जितने दिन से तुम स्टंट लगा रहे हो ना, सारा टैक्स ला के दे दो, मैं तुमको 2.5 लाख रुपए छूट दे करा दूंगा। एनीवे, मैं उसमें नहीं जाता। मैं डेट दे देता हूँ सर, आपने ये बात बोली 28 जनवरी 2012 की बात है, जब पहली बार बाकायदे इस पे एक कमेटी लाई गई थी और उसमें ये रखा गया था कि कहां-कहां कौन सी सीवियर डिसीज के लिए किस किस तरह के इक्विपमेंट्स पे क्या क्या होना चाहिए। वो भी भारत की सरकार ने किया था। लेकिन सर, भारत की सरकार ने मैं किसी की क्रेडिट मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या स्थिति उत्तराखंड में है, अभी तो देखना पड़ेगा। किसी भी परिणाम पे जाने के लिए प्लानिंग ही जरूरी है, कोऑर्डिनेशन नहीं जरूरी है, मॉनिटरिंग नहीं जरूरी है। बिना प्लानिंग के प्लानिंग बिना कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? मॉनिटरिंग है। चीजें हुई थी, आगे अच्छा हुई है, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ जो कमियां हैं कृपया उसकी तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि हमारा पहाड़ी प्रदेश है और लोग वहां पे परेशान है। डेटा आप ही का है, कुपोषण का मेरा तो है नहीं। संजय जी बहुत बहुत सही बात है। सतवीर जी प्लीज। हाँ संजय जी, मैं आपको पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की जवाब देना चाहूंगा, जो हमेशा इनका वो एक कोडेड बयान होता है लोगों का कि इस देश की आजादी में केवल नॉन वायलेंस। इनको बता दूं जो आईएनए थी, इंडियन नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र जिसके नेता थे, और 60,000 की नौकरी थी, 26,000 वीरगति को प्राप्त हुए। वो किस लिए वीरगति को प्राप्त हुए? कि अपने भाई को बचाने के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। लाला लाजपत राय किसके लिए हुए? सरदार सुखदेव, गुटकेश्वर दत्त और आपके राजगुरु भगत सिंह और चापेकर ब्रदर, और दूसरा एक और नाम लेना चाहूँ, खुदीराम बोस, 16 साल की उम्र में फांसी पे चढ़े। उस समय जो कांग्रेस का जो कानून था वो भी 18 साल का था कि 18 साल से जो नीचे को उसको फांसी नहीं देगी। ये कौन लोग थे? अब ये बताएंगे इसके बारे में, क्या नॉन वायलेंस में थे? ये वो लोग थे जिन्होंने अपने सर्वोच्च निर्धार करते हुए भारत को स्वतंत्र कराने के लिए ये इस प्रकार की बलिदान दिए। और दूसरा भी है सैडो सेक्युलरिज्म का बात। 1976 में जिस प्रकार से आधी रात को किस प्रकार से सेक्युलरिज्म लाया गया, भारत क्या उससे पहले सेक्युलर नहीं था? एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी बनाएगी, उसके एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, उनको बैठाया गया कि एक ऐसा शब्द लाओ जो जिसका कोई तोड़ ना निकाल पाए। ये बताएंगे। और दूसरा भी बात कर रहे थे अभी, आपने भी बड़ा युवा बहुत मेहनत कर रहे हैं। केवल तीन जगह कोडेड बयान बताऊंगा उनके में। एक महाराष्ट्र का जो दामोदर सावरकर, उनसे जिन्होंने प्रेरणा ली, उन्होंने प्रेरणा ली सुभाष चंद्र बोस ने, जब वो कांग्रेस का जब दूसरी बार वो अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष ही पद छोड़ने के बाद सबसे पहले सावरकर के पास जाते, 3 घंटे बैठ के वो वहां पर जिनको 2 कारावास की सजा हुई थी, 3 घंटे बैठ के उन्होंने पूरी योजना बताई कि इस भारत में रह के आप कुछ नहीं कर सकते, भारत से बाहर जाओ और वहां पर जाके अपने जितने भारतीय जेलों के अंदर कैद है उनको एकजुट करिए। उसके बाद एक इस प्रकार का आप संगठन बनाइए कि भारत को बाहर से भी सपोर्ट किया जाए। उसके बारे में मैं राष्ट्रीय मुद्दे से रविशरण जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, उत्तराखंड का प्रदेश आपने किस लिए बनाया था? उत्तराखंड का प्रदेश आपने किस लिए बनाया था? भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के कहती है ना कि मैंने बनाया। आपने अगर बनाया तो आज न पलायन रोक पाए आप, न रोजगार आप तलाश पाए, न आप कोई नए संसाधन तलाश पाए। तो आप सुनने की भी तो शक्ति रखो साहब। सब बता रहा हूँ आपको, एक-एक करके बता रहा हूँ किस प्रकार से पलायन रोका जाता है, किस प्रकार से नहीं रोका जाता है। केवल 3 जिलों का आपके सामने डेटा रखना चाहूंगा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी।
उठा के देख लीजिए 100% वहां पर जिस प्रकार से पलायन रोकने का हमने काम किया है। और दूसरा आपको एक बार डेटा होना चाहूंगा, अभी स्वास्थ्य की बात आई है, अभी 1 महीने पहले की बात बताऊं, तमाम अखबारों ने छापा कि जिस प्रकार से डॉक्टरों की कमी होती थी पहाड़ों में, वो अपेक्षा से ज्यादा डॉक्टर वहां पर भेज दिए गए हैं। आप जब स्वास्थ्य के प्रति और दूसरा बताना चाहूंगा, अरे साहब आप एक मिनट, उत्तराखंड का लेटेस्ट रिपोर्ट, एक कार्डियोलॉजिस्ट है पूरे उत्तराखंड में, हम किस स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं? आपको कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें ना संजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 2011 में हमारी सरकार थी, इस उत्तराखंड में कार्डियोलॉजिस्ट लाने का पहला काम किया तो हमारी सरकार ने क्या, फोर्टिज हॉस्पिटल, सुन तो लीजिए ना, फोर्टिज हॉस्पिटल को लाने किसने काम किया था? बीटीयू मोड पे, उसका टेन्योर खत्म गया, उसके अगले दिन ही नए हॉस्पिटल को लाने का हमने काम किया। लगातार हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। अच्छा, इस प्रदेश में अगर एम्स लाने का काम किया हमने, क्या सैटेलाइट एम्स हमने लाने का हमने काम किया, 3 मेडिकल हॉस्पिटल लाने का काम किया, जन औषधालय। अच्छा, दूसरा मेडिकल के क्षेत्र में 265 से अधिक जांचें निःशुल्क हो रही है। सुन लीजिए, देखो ऐसा, मेरे बात बात सुन लीजिए, रसोई को तो हमने उस समय भी बंद नहीं होना चाहिए जब पूरा विश्व में जिस प्रकार की हाहाकार मची थी कोविड के काल में, प्रत्येक रसोई तक जिस प्रकार से चूल्हा भूनने नहीं दिया, ये भी प्रशंसनीय। पूरे आज वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि जिस प्रकार से भारत ने इतना विशाल देश, जनता बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। मैं आपसे एक डाटा लेता हूँ, आप इस पे रिसर्च करिएगा। अच्छा, इकोनॉमिक एक्ट से किसी इकोनॉमी की बात आई है, जो ब्रिटेन हमसे कभी आगे हुआ करता है, जिसके हम गुलाम थे, वो ब्रिटेन आज हमसे पीछे है। स्टील के क्षेत्र में हम दूसरे नंबर पे, मिल्क प्रोडक्शन में हम दूसरे नंबर पे, मैन्युफैक्चरिंग में हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। जब 2014 में आप आए थे केवल 2 फैक्ट्री थी, आज देखोगे तो 2000 से ज्यादा फैक्ट्री आज भारत के अंदर, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा के अंदर लगी है। कहां हमारा मुकाबला? 10 अरब से अधिक खर्चा हमने यहाँ पर आयुष्मान के माध्यम से लोगों को दिया, 5 लाख का निःशुल्क मिल रहा है अटल आयुष्मान के माध्यम से। तमाम वो कार्य किए, अगर किसी को नहीं दिख रही है, वाई नहीं कर रही है, जनता कर रही है, जनता आशीर्वाद दे रही है। इस प्रकार का 2022 का परिणाम रिफ्लेक्ट करता है सब कुछ। चलिए मैं जवाब लेता हूँ मनोज जी से, एक प्रश्न के साथ लेता हूँ, वो भी आपसे ही जवाब लेना है हमको। मनोज जी, इन्होंने कहा पलायन की बात, प्रश्न आप करना, जितने इन्होंने लंबी चौड़ी दी है, लेकिन एक प्रश्न हमारा भी उसमें जोड़ा जाएगा। जब कोविड हुआ तो इनके लिए बहुत अच्छा मौका था उत्तराखंड के लिए, रिवर्स पलायन का। 8,60,000 लोग आए, लगभग 8,60,000 कुछ थे, एग्जैक्ट डाटा मैं बता दूंगा भाई साहब, उसमें 60,000 नहीं रुके, तो ये रिवर्स पलायन रोकने का इससे अच्छा मौका मिल सकता था। मनोज जी, देखिए सर, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इतने वादे इन्होंने गिनवा दिए कि हमने ये किया, वो किया, ये किया, 2 करोड़ जॉब देने की बात की गई थी, कितने दे दिए हम सबके सामने है सर। कोविड के टाइम पे इनके पास एक सुनहरा मौका था, जब यहाँ के लोग दोबारा से अपने गांव जा रहे थे बसने के लिए, तब इनके पास एक मौका था कि उनके लिए वहां पे रोजगार जनरेट करते। लेकिन जब किसी भी इंसान ने, किसी भी युवा ने कहा मुझे नौकरी चाहिए, तो ये लगा देते हैं आत्मनिर्भर का टैग, जिसमें ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। कैसे बनो मुझे समझ में नहीं आता, हम किडनी बेच रहे हैं, आंख बेच रहे हैं, ऐसे अगर हम आत्मनिर्भर बन गए तो ठीक है। जिस तरीके से सर यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में, चाहे आप शिक्षा देख लीजिए, चाहे आप और इंस्टीट्यूट देख लीजिए, शिक्षा एक जिसे मंदिर कहा जाता है, उसको जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भूख चढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से वादे पूरे कर रहे हैं, सीधे इनका सेइंग है और डूइंग यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। आगे चलता हूं सर मैं, और मैं बात करता हूं, ये बात कर रहे थे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। मैं इनको बता देना चाहता हूं, जब पार्टीशन हुआ था तो जिस तरीके से धर्म के नाम पे बंटवारा हो रहा था, इंडिया एक ऐसी कंट्री थी, भारत एक ऐसी कंट्री थी जिससे धर्म निरपेक्ष कानून लाया था, जहां पे सारी कंट्रीज डिक्टेटरशिप को अपना रही थी, वहां पे भारत ने झंडा गाड़ा था लोकतंत्र का, भारत ने झंडा गाड़ा था धर्मनिरपेक्ष भारत का। और आप कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने किया क्या? आजादी के टाइम पे अपनी जान दी सर, आपने दी तो बता दीजिए। 85 में सर जब कांग्रेस की शुरुआत हुई तो ऐसा नहीं है कि हर साल उनका एक सेलेक्टिव अधिवेशन चल रहा था, जो आज भी आपको देखने को मिलता है। अधिवेशन का मतलब ये नहीं होता कि दूसरी पार्टी को एज एन अपोजिशन पार्टी है तो कुछ भी कर, ये अधिवेशन जो भी चल रहा है, पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं, उसका मेन मोटिव यही है कि जिस तरीके से किसानों को सोशल जस्टिस नहीं मिल पा रही है, जिस तरीके से मजदूर परेशान है, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट नहीं कर पा रहे, ये सारे इश्यूज हैं। क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि जब आजाद हुआ ना भारत, तो आजाद जब हुआ तो यहाँ पे कोई धर्म या फिर छोटी जाति बड़ी जाति नहीं देखा गया, यहाँ पे सबको एक ही मौका दिया गया। एक सर मैं बस खत्म करना चाहता हूँ, उन्हें एक आजाद आकाश दिखाया गया, चाहे आप किसानों की बात कर लीजिए, चाहे मजदूरों की बात कर लीजिए, चाहे महिलाओं की बात कर लीजिए। लेकिन सर आज जिस तरीके से सूडो नेशनलिज्म चला रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज देखने को मिल रही है। मेरे को ये लगता है सर आने वाले समय में जिस तरीके से सूडो नेशनलिज्म के नाम पे ये हेटर्स डिवीजन चला रहे हैं, मुझे लगता है कि बोला कुछ और जा रहा है और एक्चुअल में जो दिख रहा है वो कुछ और। मैं संजय जी में कंप्लीट करना चाहता हूँ, ये अभी अपनी पार्टी के बड़े उदाहरण कर रहे थे। मैं एमपी में
एओ ह्यूम ने किसकी फाउंडेशन रखी, कौन था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कौन था, अंग्रेजी था, ठीक है, उसके साथ लड़ना भी है, उसके साथ सत्ता भी करनी है, स्वतंत्रता भी चाहिए। किस प्रकार की लड़ाई, और तो खुद लड़ाई लड़ रहे थे ये। आप बताइए संजय जी, खुद बताइए कि स्वतंत्रता है ना, हम वो है जो समता, आपके हम वो है जो समता हम वो थे जिसने नवीन भारत का उदय किया, हम वो थे जिसने नवीन भारत का उदय किया। 11 अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस। एम्स की शुरुआत ये कहते हैं हमने करी, एम्स की शुरुआत ये कहते हैं हमने करी। इससे जरा पूछिए नीसो एम्स बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेज देखिए कितनी करी इसकी शुरुआत। इसमें भी आऊं जाना, आप क्यों इतना कर रहे हो? 11 अध्यक्ष अंग्रेज रहे हैं कांग्रेस में, किस लिए थे बताओ ना, इसको उत्तर किसे दो, क्या कर रहे थे वो, भारतीय तो थे नहीं, इसलिए थे। अरे सुन लो ना बात, सुनो पूरी, अरे अभी बोलता हूं, इनकी बोल धीरे से पूरी बोलता हूं। 11 क्या कर रहे थे, और दूसरा भी बात कर रहे थे, ये इसरो की बात कर रहे थे। नारायण नबी, सुन लीजिए, नारायण नबी कितने साल तक जेल के अंदर रहे, क्रायोजेनिक इंजन का वो इन्वेंटर थे, क्रायोजेनिक इंजन के, इसलिए बंद किया गया। सुन लीजिए ना, जेल में बंद है, एक चार्जशीट फाइल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसने भी अपराध किया तो सरकार की सब जेल होनी चाहिए। 14 से पहले 10 साल थे, ये बता दे कितनी इन्होंने कितनी नियुक्तियां निकाली। आप बता दीजिए, आप सुनो, आपके डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बात करी इन्होंने, जब पूरे भारत को विश्व सुन रहा होता है तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले की प्राचीर से कहा था भारत के जो संसाधन है उस पर केवल मुस्लिमों का अधिकार। कौन सा कांग्रेस का पक्ष ले जा रहे हो, कौन सी राजनीति आपके बीच में नहीं बोला मैं, शांत हो जाइए। अब सुन लीजिए, दूसरा सर जहां पे भारत 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, ये जहां पे 75 अमृत, अच्छा एक सेकंड, अच्छा दूसरा ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे, डेट के साथ बता रहा हूं, 2 सितंबर 1946 भारत कब आजाद, 15 अगस्त 1947 को। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई विक्टोरिया की ब्रिटिश यूनियन जैक के नीचे शपथ किसकी ली थी, अरानी की शपथ ली थी। इसके साथ इसका चक्कर हो गया, सब भी हम नहीं बता पाएंगे कौन कांग्रेस किसने लाठी खाई थी, सुबह बस में जाते थे एकदम नहीं बता पाएंगे कौन बता था, और आपने नाम बताओ, बता दीजिए 26,000 की नौकरी आई है। ये बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं, एक कमेंट ले लेता हूं रविशरण जी से। रविशरण जी ने कुछ प्रश्न होगा, लेकिन रविशरण जी से मैं अपना भी प्रश्न डालता हूं। रविशरण जी, राज्य बना पहाड़ के लिए, पहाड़ियों के लिए, अभी तो हमारा राज्य दो, और राज्य बनने के बाद पहाड़ पे क्यों नहीं लोग टिकना चाह रहे हैं? क्या इसमें कांग्रेस भाजपा दोनों नहीं दोषी है? अपने लोगों को नीचे बुला लेते हैं, आ जाओ हरिद्वार, देहरादून, रुद्रपुर, चमोली खाली, उत्तरकाशी खाली, पौड़ी खाली, टिहरी खाली, इसके लिए कौन दोषी है साहब? मैं यही कह रहा हूँ सर कि जहां तक उत्तराखंड की बात है, न शिक्षक है, न टीचर है, न सॉरी डॉक्टर है। मैंने आपको डेटा दिया है, अगर ये डेटा गलत है तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर मैं बोलूं तो फिर मैं आपको नहीं कह रहा, संजय जी को कह रहा हूं, ये कह रहा, मैं खत्म कर लूं फिर बोलिएगा। पिछले 20-22 साल उत्तराखंड भाजपा और कांग्रेस की राजनीतिक अक्षमता और प्रशासनिक विफलताओं का जीता जाता एग्जाम्पल। मैं जो कह रहा था उसमें बात कि एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अल्पसंख्यक यूज किया था, मुस्लिम का इस्तेमाल किया जाता है तुष्टीकरण के लिए और वोट बैंक के लिए। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ने ये किया और कांग्रेस ने सरकार भी बनाई और कांग्रेस लड़ाई भी कर रही थी, तो भाई साहब आपके ही एक थे जिन्होंने माफी भी मांगी थी और टैक्टिकली कांग्रेस ब्रिटिश सरकार कांग्रेस। मैं खत्म कर लूं। आपके ही एक बड़े माननीय थे जिन्होंने 4 बार लेटर लिख के माफी मांगी थी, और हम सब जानते हैं कि टैक्टिकली वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कहानी 1946 में भाई ट्रांसफर ऑफ पावर जो उस समय हो रहा है, उसका प्रैक्टिकल वह जो माफी की आप कह रहे हैं ना, वह रणनीति का एक पार्ट हुआ करता है। बिल्कुल, वो मैं कह रहा हूँ वो रणनीति तो किस तरह से ये कहा मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं जो सरकार
मनोज से लूंगा एक अंतिम। 15 प्रोवेंसी उस समय थी, 15 प्रोवेंसी थी उस समय, तो बता दो जरा, बड़ा गुणगान कर रहे कांग्रेस की। 15 प्रोवेंसी थी, 14 थे, 12 प्रोवेंसी में से सरदार पटेल को मिले वोट, 13 प्रोवेंसी के जो 3 बची प्रोवेंसी एक वोट दूसरों को मिला। जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिला। किसकी अनुकंपा पे वो प्रधानमंत्री बने? केवल गांधी के अनुकंपा पे, उनका कद कम कर रहा हूं, और कांग्रेस की अनुकंपा पे बने। मनोज जी, अंतिम प्रश्न आपसे। आज जो भी नाम सामने आता है, चाहे अधिर रंजन जी का हो, चाहे कल आपने पवन खेड़ा जी का, देखिए जो बड़े नाम है। अरे उन्होंने तो लोकसभा में कहा था कि लोकसभा के बाद कहा कि हमारी राष्ट्रपति क्यों नहीं पुराने लोग हैं, और उसके बाद भी अगर ये शब्दों पे कमांड नहीं, शब्दों का चयन नहीं कर पा रहा है, तो क्या आज कांग्रेस के बड़े नेताओं को वर्कशॉप की जरूरत है? सर देखिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। रिसेंटली एक न्यूज आई है, देखिए सर, मैं सिर्फ एक बात करूंगा। जब 2020 में मई के महीने में जब गलवान घाटी में प्रॉब्लम चल रही थी, एलएसी लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल में प्रॉब्लम चल रही थी, सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं सर। और रिसेंटली अभी आपने देखा कि इनके विदेश मंत्री जो चाइना गए थे, जो ये कहते हैं कि एक बड़े लोकतंत्र जैसी कंट्री से एक छोटा लोकतंत्र किस तरीके से बात करता है, तब इनको समझ में नहीं आती वो बात। और मोदी जी सर, बात करते हैं, मोदी जी 2014 से पहले जब ये कहते थे कि जब हमारे मनमोहन सिंह जी धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद सतवीर जी, और धन्यवाद रविशरण जी। विषय ये नहीं है कि भाजपा मुद्दा कितनी अच्छी तरह से बनाती है, विषय ये है कि कांग्रेस उसे देती क्यों है मुद्दा। कांग्रेस के बड़े नेता टीवी पे आते हैं, सदन में आते हैं, विषय को बहुत मजबूती से उठाते हैं, लेकिन जब विषय को खत्म करने की बात आती है, शब्दों के चयन की बात आती है, तो कहाँ भटकाव है, कहाँ कमी है। भाजपा जिसको कैश करती है, कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। कांग्रेस को अगर लंबा विजन लेके चलना है, 24 की लड़ाई लड़नी है, फ्रंट पे आकर के खेलना है, तो अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कम से कम ये वर्कशॉप में बुला करके ये बताना पड़ेगा कि भाजपा को मौका न दिया जाए। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।